बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत हैं। एक सैलाब के हवाले से इमरान खान की संग दिली और ड्रामाबाजी, और दूसरा पंजाब में और पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का जवाज़ खुद PTI ने फराहम कर दिया, और साथ ही PTI ने पाकिस्तान से दुश्मनी का पक्का सबूत दे दिया है। और अब ये बात बिल्कुल कतई तौर पर वाज़ेह हो चुकी है कि ये जमात पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। इदारे इस पर गैर जानबदारी रखेंगे या कुछ मुदाखलत करेंगे या क्या करेंगे। और तीसरा ये है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं, अगरचे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि वो इस हुकूमत के साथ है मुल्क को बहरान से निकालने के लिए, लेकिन इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। और इन इख्तिलाफ़ात की नौइयत क्या है और ये मामला कहाँ तक जा सकता है, इन तीनों अमूर के बारे में मुख्तसर बात करूँगा। नाज़रीन, सैलाब का दायरा फैलता जा रहा है और अब नदी नालों, पहाड़ी नालों और बरसाती नालों के बाद दरियाओं में तुग़यानी आ गई है। दरियाए काबुल में तुग़यानी आ गई है, दरिया सिंध में तुग़यानी आ गई है, और बलूचिस्तान के बाज़ दरियाओं में भी मज़ीद तुग़यानी आ गई, जिसका 90% रकबा पहले ही डूब चुका है। वहाँ मज़ीद तबाही का शदीद ख़तरा पैदा हो गया। दरियाए सिंध में तुग़यानी आने का मतलब यह है कि इसके किनारे दोनों तरफ जो शहर आबाद हैं, मियाँ वाली से लेकर मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाज़ी खान तक। डेरा गाज़ी खान का इलाका तो खैर पहले ही पहाड़ी नालों की वजह से डूबा हुआ है, तो यहाँ भी सैलाब आ सकता है। और दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर खासी बड़ी आबादियाँ हैं। पंजाब का बेशतर रकबा सैलाब से बचा हुआ है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये तुग़यानी बढ़ती है और काबू से बाहर होती है तो पंजाब के एक खासे काबिल ज़िक्र हिस्से में नुकसानात हो सकते हैं। पख्तूनख्वा में बर्बादी का दायरा मज़ीद बढ़ गया है। सवात, कालाम और इन सारे इलाकों के अलावा अब नौशहरा, पब्बी, चार सद्दा, डेरा इसमाइल खान, ये सारे इलाके भी सैलाब की जद में हैं और कई इलाकों में सैलाब दाखिल हो चुका है और मज़ीद में इसी तरह की ख़तरनाक और डरावनी इतलात हैं। और पख्तूनख्वा के ज़िले कोहिस्तान में अब तक की शदीद तरीन बर्बादी हुई है और वहाँ दर्जनों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। एक वीडियो बहुत वायरल है जिसमें 5 भाई एक जगह फंसे हुए हैं और वो पूरे 5 घंटे वहाँ फंसे रहे। इसकी इतला मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए पख्तूनख्वा के हर मुतलका क्वार्टर को दी गई, हुकूमत को दी गई, वज़ीरों को दी गई, MNAs को दी गई, क्योंकि वहाँ जो 5 अफराद फंसे हुए थे उनके सामने बीच पे पानी हाइल था और दूसरी तरफ चट्टान पर 50-60 के करीब लोग खड़े हुए थे और जो मसलसल ये कालें कर रहे थे। और पख्तूनख्वा की हुकूमत चाहती तो इन लोगों को आधे घंटे के अंदर अंदर निकाला जा सकता था, क्योंकि पेशावर से कोहिस्तान की प्रवास हेलीकॉप्टर में इतनी देर लगती है और उसके बाद इनको बचाया जा सकता था। लेकिन 5 घंटे तक वो भाई इमदाद के मुंतज़िर रहे, फरियाद करते रहे, ये लोग भी शोर मचाते रहे, मोबाइल फ़ोन्स पर कॉल चलाते रहे। लेकिन पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये हेलीकॉप्टर इमरान खान के लिए रखा हुआ था, उसके तफरीही दौरे के लिए। कल इमरान खान ने तफरीही दौरा किया। तफरीही दौरा में इसलिए कहता हूँ कि वो उसके साथ 5 मस्टंडे और भी बैठे हुए थे हेलीकॉप्टर में, और उनके चेहरों से साफ नज़र आता, आप वीडियोस की देखें, कि वो जैसे फ़ज़ाई नज़ारा करने के लिए निकले, उन्हें सैलाब का कोई दर्द नहीं। और फिर इमरान खान ने एक ड्रामा किया, एक जगह उसको ले जाया गया, वहाँ कपड़े के खैमे बने हुए थे, ऐसे कपड़े के जिससे खैमा नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि एक जालसाजी, एक ड्रामा, एक दिखावा करने के लिए वक्ती तौर पर कुछ खैमे लगाए गए। उन खैमों में कोई आदमी नहीं था, इमरान खान था और उसके साथी जो उसका वफद था प्रोटोकॉल को, और साथ कुछ वज़ीर, 15-20 आदमी। इनके अलावा वहाँ कोई सैलाब ज़दा आदमी मौजूद नहीं है, ना किसी को दिखाया गया, ना कोई वहाँ हो सकता था, क्योंकि ये खैमे थे ही नहीं। ये कपड़े टांगे गए थे ये दिखाने के लिए कि ये खैमा बस्ती बनाई गई है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बरक्स आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतअस्सरा इलाकों तक पहुँचे, वहाँ लोगों से मिले, और सबसे अच्छा जो उन्होंने एक नेक काम किया कि मुतअस्सरा बर्बाद घरानों के लिए फ़ी कस 25,000 रुपये की रकम उन्होंने देने का ऐलान किया। और इसी तरह सिंध की हुकूमत ने भी मदद की है। लेकिन आपने देखा होगा कि पंजाब की हुकूमत और KPK की हुकूमत दोनों ने एक टके का काम नहीं किया। किसी जगह इनका कोई नुमाइंदा
किसी की मदद के लिए नहीं पहुंचा। इसके बरक्स पख्तूनख्वा में जो इजलास हो रहे हैं वो इंतखाबी जलसों के हवाले से हो रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, पता नहीं अब वो हो पाते हैं या नहीं। ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियाँ, जलसों की तैयारियाँ, तैमूर झगड़ा जो है, वो जो सूबाई वज़ीर है वो इमरान खान को साथ ले जाकर उस जगह का मुआयना करा रहा है जहाँ उसने जलसा करना है। एक दो जलसे इमरान खान ने मुलतवी किए हैं, लेकिन बाकी जलसों के शेड्यूल पर पीटीआई डटी हुई है। हो सकता है कल तक उसे शर्म आ जाए या अवामी रद्द-ए-अमल के वजह से वो इन जलसों को मनसूख कर दें। यही हालत पंजाब गवर्नमेंट की है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक टके का काम नहीं किया। किसी जगह मदद के लिए पंजाब का कोई वज़ीर नहीं पहुंचा। इसके बरक्स वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे पहुंचे हैं और प्राइवेट तंजीमें मदद कर रही हैं, जिनमें सर फहरिस्त जमात इस्लामी है, फिर लब्बैक वाले हैं, फिर जमात अहल हदीस वाले हैं, जमीयत उलमा इस्लाम वाले हैं। इन सब लोगों ने अपनी अपनी हद तक मदद की है। लेकिन अगर आपको किसी पार्टी का आदमी कहीं नज़र नहीं आया तो वो है तहरीक इंसाफ और वो है काफ लीग। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब में एक इमदादी फ़ंड का कायम कर दिया है। मुझे नहीं पता कुछ लोग इस पर एतबार करते हैं या नहीं करते। बहरहाल जितनी भी रकम जाएगी वो 100% शर्तियाँ, मैं कहता हूँ कि मून सलाई के खाते में चली जाएगी। वो मून सलाई हड़प कर जाएगा, मून सलाई इसको खा जाएगा। सिंध हुकूमत ने कुछ गैर जिम्मेदाराना हरकतें की हैं। वहाँ एक वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें एक आदमी 50-50 रुपये के नोट तकसीम कर रहा है। ये एक शर्मनाक बात है कि 50 रुपये के नोट की तकसीम करके फिल्म बनवाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ एक अलमिया का दूसरा रुख भी पता चलता है कि गुर्बत देखिए इस इंतहा की है कि 50 रुपये का नोट लेने के लिए वो लपके पड़ते हैं, जबकि मिडिल क्लास में अगर आप किसी बच्चे को भी कहें कि ये काम कर दो मैं 50 दूंगा तो वो नहीं लेगा, क्योंकि 50 की रकम वो कहता है कि ये 50 रुपये के लिए मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। 50 रुपये इतनी कम रकम है, और वैसे भी जो महंगाई की सूरत हाल है आप देख सकते हैं कि 50 रुपये में क्या चीज़ आ सकती है। सादा पानी की एक बोतल आएगी 50 रुपये में। लेकिन वहाँ लोग जितने भी थे वो लपके पड़ रहे थे 50 का नोट लेने के लिए। मतलब ये है कि इस मुल्क में पहले से मौजूद गुर्बत में सैलाब ने मज़ीद इजाफा कर दिया है, और अब जो इमदादी सरगर्मी है हमें वो इस तरह की नज़र नहीं आ रही। पहले तो हुकूमत और इदारों ने एक गफलत की, जब सैलाब आना शुरू हुआ था तो किसी ने उसको नोटिस नहीं लिया। बहुत सारे इलाकों को वहाँ पेश की वार्निंग देकर तबाही से बचाया जा सकता था, ऐसी कोई इतला नहीं। अब जब के सैलाब ने बिल्कुल बुरी तरह इस मुल्क को लपेट में ले लिया है और इस मुल्क का तकरीबन 65% रकबा इस वक्त ज़ेरे आब है। 10 लाख के करीब मवेशी मारे जा चुके हैं। असल तादाद तो इनकी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सरकार बता रही है। तो इतना बड़ा नुकसान होगा जिसके नतीजे में आने वाले दिनों में कहत का सामना होगा। गंदम नहीं मिलेगी, सब्जियां नहीं मिलेंगी, गोश्त नहीं मिलेगा। बहुत बर्बादकुन हालात हैं। तो ये सारे इदारे देर से हरकत में आए, और सबसे बड़ा नुकसान ये किया इमरान खान ने। इमरान खान के 3.5 साल के दौर में रिफाही अंजमनों पर पाबंदियां लगाई गई, उन्हें कलअदम करार दिया गया, उनके असासे जब्त किए गए, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक बहुत बड़ा रिफाही नेटवर्क जमात-उद-दावा का था, जिससे वोट दिलवाए गए इमरान खान को, और जिससे इमरान खान की कैंपेन चलवाई गई। और लेकिन जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार आया तो सबसे पहले जो उसने काम किए उनमें एक ये था कि उसने जमात-उद-दावा पर पाबंदी लगा दी। अगर वो पाबंदी न लगाई होती तो जमात-उद-दावा का इतना बड़ा नेटवर्क था कि वो इस इमदादी सरगर्मियों में काफ़ी हद तक लोगों की रिलीफ का बास बनती। बहुत सी अमवात रुक जाती, बहुत से लोग भूखों मरने से बच जाते। इस वक्त सबसे बड़ा नेटवर्क जो काम कर रहा है वो जमात इस्लामी का है, और दूसरी पार्टियाँ बाद में है, JUI है, लब्बैक है, जमीयत उलमा पाकिस्तान के लोग भी हैं, जमात अहले हदीस भी है, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन मुस्लिम लीग नहीं है, काफ लीग जिसको कहते हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इमदाद कर रही है, लेकिन उसकी इमदाद का पैमाना बहुत थोड़ा है, जो कि इस लिहाज से अफसोसनाक है कि इतनी बड़ी पार्टी वोट बैंक के लिहाज से उसकी तंजीमी नेटवर्क इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो इमदादी सरगर्मियों में हमें नज़र नहीं आ रही। ये लम्हा फ़िक्रिया है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि उन्होंने पार्टी की तंजीम नौ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। नाज़रीन, ये सैलाब का किस्सा बहुत लंबा है। अगर मैं जो बातें मैंने जहन में सोची हुई है सब बयान करूँ तो सारा प्रोग्राम इसी पर लग जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये है कि बर्बादी की इस घड़ी में इमरान खान नंगा हो गया है, PTI नंगी हो गई है, काफ लीग परवेज़ इलाही मूनस इलाही नंगे हो गए हैं कि ये लोग इंसानियत से महरूम है, इनके अंदर इंसानियत की रमक तक बाकी नहीं रही है। नाज़रीन, दूसरा मौजू है सूबों में
गवर्नर राज के हवाले से। अगरचे इसमें एक पैरेलल स्टोरी ये भी चल रही है कि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए एक नए प्लान पर सोचा जा रहा है, क्योंकि काफ लीग के जो 10 अरकान हैं उनमें से 4 अरकान ने पिछले हफ्ते चौधरी शुजा से मुलाकातें की। वो सूरत हाल से खुश नहीं है, और अगर इन 4 में 2 का इजाफा हो जाए तो ये इसका मतलब ये है कि पार्लिमानी पार्टी वो होगी जिसमें ये 6 अरकान होंगे। तो इस पर भी काम हो रहा है। लेकिन इसके अलावा वज़ीर दाखिला पर इन्होंने जिस तरह मुकदमा किया और जिस तरह उनको गिरफ़्तार करने की धमकी दी जा रही है, ये एक परफेक्ट केस बन जाता है पंजाब में गवर्नर राज लगाने के लिए। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इससे हटकर है। वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो IMF के मुआहदे को नहीं मानती, और पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमतें IMF को ख़त लिखेंगी कि हम इस मुआहदे का हिस्सा नहीं हैं। ये सीधी सीधी वफाक को तोड़ने की कोशिश है, और अगर IMF का प्रोग्राम इन खतूत की वजह से रुक जाता है तो ज़ाहिर है मुल्क को फिर तबाही से, दिवालिया होने से कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। तो ये इतनी संगीन मुल्क दुश्मनी है कि इस पर किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं है। पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो तैमूर झगड़ा के ज़रिए ख़त लिख भी दिया है। अब पंजाब हुकूमत से कहा जा रहा है PTI की तरफ से कि वो भी ख़त लिखे। तो अमलन PTI ने पख्तूनख्वा को वफाक से अलग करने का ऐलान कर दिया है। ये माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि 2 सूबे IMF को ख़त लिखें कि हम पाकिस्तान के प्रोग्राम, पाकिस्तान के लिए जो प्रोग्राम आप मंजूर करना चाहते हैं, हम उसको नहीं मानते। ये गद्दारी है। ये लफ्ज़ी गद्दारी नहीं है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि आइन को तोड़ना एक गद्दारी है, वो भी गद्दारी है संगीन, लेकिन ये उससे भी शदीद और संगीन गद्दारी है। ये तो इस तरह की गद्दारी है जैसे आप भारत से कहें, एक सूबे की असम्बली करारदाद पास कर दे कि भारत से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी फ़ौजें पाकिस्तान में दाखिल करके हमें वफाक से अलग कर दे, पाकिस्तान से अलग कर दे। ये उस नौइयत की संगीन गद्दारी है, और इस गद्दारी का मास्टरमाइंड इमरान खान है। तो इसका नोटिस इदारों ने यकीनन लिया होगा, लेकिन अभी तक कोई ख़बर ऐसी नहीं है कि जिसमें ये मैं कह सकूँ कि उन्होंने नोटिस ले लिया है। लेकिन मेरा गुमान है, यकीन है कि उन्होंने नोटिस लिया होगा, और वफाकी हुकूमत ने भी नोटिस लिया होगा। और अब वफाकी हुकूमत के पास इमरान खान को ढील देने की जो पॉलिसी है उस पर मज़ीद अमल दरामद करने की गुंजाइश नहीं है। इनको फौरी एक्शन लेना पड़ेगा। पख्तूनख्वा में फौरी तौर पर इनको गवर्नर राज लगाना चाहिए, क्योंकि संगीन गद्दारी करके इन्होंने गवर्नर राज का 100% जवाज़ फराहम कर दिया है, और शहबाज शरीफ साहब की वो पॉलिसी फेल हो गई है जो वो इमरान खान को डायलॉग की मेज़ पर लाने के लिए करते रहे हैं। नाज़रीन, तीसरा जो मौजू है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इख्तिलाफ़ात हैं। इसका किस्सा तब छिड़ा जब सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब ने एक TV प्रोग्राम में बताया कि वो लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करके आए हैं, और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ और मिफ्ताह इस्माइल की इक़्तिसादी पॉलिसी से खुश नहीं हैं। इस पर ज़ाहिर है कि एक चेमे गोइयों का बाज़ार गर्म हो गया कि मुस्लिम लीग अंदर से टूट रही है। अगरचे ये तर्जमा इसका इस तरह करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ को शहबाज की हुकूमत की पॉलिसियों से इख्तिलाफ है तो इसका मतलब ये कहाँ से निकल सकता है कि पार्टी टूट रही है। बहरहाल फ़ज़ा इस तरह की बन गई जिसमें नवाज शरीफ साहब को वज़ाहती बयान जारी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये तअस्सुर गलत है, कि मैं नाखुश हूँ, मैं मौजूदा हुकूमत के साथ हूँ मुल्क को बहरान से निकालने के लिए। ये बयान उन्हें देना ही चाहिए था, इसलिए कि ये फ़ज़ा जो गलत तौर पर मसमूम की जा रही थी उसका इजाला हो सके। लेकिन हकीकत ये है कि इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। नवाज शरीफ और इसहाक डार चाहते हैं कि अवाम को कुछ रिलीफ मिले, और अवाम पर जिस तरह ये बेमहाबा बोझ डाला जा रहा है, जिस तरह आपने देखा कि जिसकी तनख्वाह 30,000 है उसे 35,000 का बिजली का बिल आ गया है, तो ये तो लोगों को बेमौत मारने की कोशिश है। तो नवाज शरीफ साहब को इस पर एतराज़ है, लेकिन शहबाज शरीफ का जो कैंप है वो कहता है कि हम रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अगर इसहाक डार से मशवरा किया जाए तो वो एक ऐसा मुतबादल ढांचा आपको दे सकते हैं कि जिसमें आप आवाम पर ज़्यादा बोझ डाले बगैर भी रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, और कुछ IMF के साथ बातचीत में भी कुछ नए निकात शामिल करके उन्हें कन्विंस किया जा सकता है। लेकिन मिफ्ताह इस्माइल साहब इसको मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि मेरा मॉडल परफेक्ट है, इसमें तब्दीली की गुंजाइश नहीं। ये बड़ी ख़राबी की बात है। और इख्तिलाफ़ की दूसरी वजह ये है कि मुस्लिम लीग तौर पार्टी मुनज़्ज़म नहीं रही। नवाज शरीफ को शिकवा है कि मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म किया जाए, और इस हवाले से मरियम नवाज़ को कोई ऐसी ज़िम्मेदारी दी जाए कि जिसको अदा करें
اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے سیاسی سٹیج پر مسلم لیگ بھی نظر آئے۔ آپ دیکھیے کہ JUI سیاسی میدان میں نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی سیاسی میدان میں نظر آ رہی ہے، MQM ٹوٹی پھوٹی ہے لیکن کراچی میں وہ اپنی سرگرمیاں کر رہی ہے۔ تمام جماعتیں سرکاری الائنس کی اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی حیثیت، اپنے اپنے جسے، اپنے اپنے ووٹ بینک کے حساب سے ہمیں سرگرم نظر آ رہی ہیں، ان کا وجود نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ خود دیکھیے کہ مسلم لیگ بطور پارٹی، سیاسی پارٹی، سیاسی میدان میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ 2 وزیروں کی پریس کانفرنس نے پوری کر دی، جس سے یہ تاثر ملا کہ پارٹی کے اندر بے چینی ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے عوام کی آواز کی ترجمانی کی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے، کیونکہ مہنگائی بڑھنے سے مسلم لیگ کو بہت زیادہ عوامی رد عمل کا سامنا ہے، تو یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ ڈرامہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یہ ویک اپ کال ہے جو 2 وزیروں نے دی ہے، اور شہباز شریف کو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں۔ وہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مسلم لیگ کا تنظیمی وجود اسی طرح گھلتا رہا تو اگلے الیکشن میں مسلم لیگ کا خلا پر کرنے کے لیے دوسری پارٹیاں آ جائیں گی، اور پھر مسلم لیگ جو ہے وہ ہمیں سیاسی میدان میں تحلیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور وہ شیخ رشید کی منحوس زبان سے نکلا ہوا یہ فکرہ کہ اگلے انتخابات میں نواز شریف کی سیاست ختم ہو جائے گی، اس کی طرف کوئی یہ پیش رفت نہ بن جائے، اس کا نوٹس ان کو لینا چاہیے۔ اور اگر شہباز شریف نہیں لیتے تو نواز شریف کو لینا چاہیے۔ بہرحال اس دوران کچھ اندر ہی اندر سرگرمیاں جاری ہیں، جن کے نتیجے میں بعض حلقے یہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی کا رستہ ہموار ہو جائے گا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رستہ ہموار ہو گیا اور نواز شریف ستمبر میں لازماً آئیں گے، وہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ اپنے اندازے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی گارنٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نواز شریف کے لیے رستہ ہموار ہو گیا ہے اور وہ ہر صورت میں ستمبر میں پاکستان آ جائیں گے۔ فی الوقت یہ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے اگلے 2 ہفتوں میں ہمیں کچھ واضح پیش رفت نظر آئے۔ ناظرین، چلتے چلتے ذرا سن لیجیے کہ آپ نے وہ پروگرام سن لیا ہوگا اعزاز سید کا اور ان کے ساتھ جو عبدالقیوم صدیقی صاحب کا، کہ انہوں نے بتایا کہ یہ فیصل وڈوڈا صاحب نے کس طرح کرپشن کا بازار اپنے دور حکومت میں گرم کیے رکھا۔ ایک آدمی جو PTI کا تھا، اس نے اسلام آباد میں سرکاری زمین پر ایک بہت بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کو جائز کروانے کے لیے اس نے فیصل وڈوڈا کو 1.5 کروڑ روپے کی رشوت دی، اور یہ رشوت لے کر ہڑپ کر گیا اور وہ کام نہیں کرا سکا۔ اور ظاہر ہے یہ کام اتنی آسانی سے ہو بھی نہیں سکتا۔ اربوں روپے کی زمین اس آدمی نے، وہ بھی PTI کا آدمی ہے، سرکاری زمین اس نے قبضے میں کر رکھی ہے، محض 1.5 کروڑ میں وہ کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ کس طرح ہر قبضہ گروپ، ہر قبضہ گیر ہمیں آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ PTI کا آدمی ہے یا پھر یہ ملک ریاض کا آدمی ہے، لیکن اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بے شمار قصے ہیں کہ کس طرح قبضہ انہوں نے زمینوں پر قبضے کیے اور بیچے اور سرکاری جائیدادیں تک بیچ دی۔ میں صرف یہاں ایک سنگل لائن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیصل وڈوڈا جو ارب پتی ہے، اور اس کا والد جو تھا ایک سرکاری ملازم تھا، اس نے اپنی سرکاری ملازمت کے دوران جو کرپشن کی، اس کے نتیجے میں یہ ارب پتی ہوا۔ فیصل وڈوڈا نے اس کے بعد کرپشن کا دائرہ بڑھایا اور اب ماشاءاللہ یہ کھرب پتی ہے۔ کھرب پتی ہونے کے باوجود PTI والوں کی ہوس اتنی زیادہ ہے کہ وہ 1.5 کروڑ روپے کی رشوت سے بھی باز نہیں آیا، اور 1.5 کروڑ روپے کی رشوت لے کر چھوڑی اس نے، جبکہ اس کا جو مہینے کا خرچہ ہے وہ کئی کروڑ روپے کا ہے، اور اس کی آمدنی اربوں میں ہے۔ بے شمار جائیدادیں پاکستان میں ہیں، بے شمار جائیدادیں لندن میں ہیں۔ لندن میں فیصل وڈوڈا کی اتنی جائیدادیں ہیں کہ نواز شریف کا جو ایون فیلڈ فلیٹس کا جن کا بہت دنیا میں دھوم ہے، وہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال تھی اب تک کی جو میں نے عرض کی۔ تو اب مجھے نہیں پتہ کہ مسئلہ دعاؤں سے چلے گا یا حکومت کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے کا وقت آ گیا، اسے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ دعا تو بہرحال لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد فرمائے۔ بہت نازک اور مشکل وقت آنے والا ہے۔ جو اب تک وقت آیا ہے یہ بھی مشکل تھا، لیکن جو آنے والا مشکل وقت ہے وہ اس سے بھی زیادہ کٹھن ہوگا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔